हम आपको साथ ही ये बता दें कि अगर आप ट्वीट करना चाहते हैं तो #Agenda14 के नाम से जरूर करें। हम इस बार कह रहे हैं कितना बदल गया हिंदुस्तान। बहुत कुछ बदला है, देश बदला है, राजनीति बदली है, राजनीति का फलसफा बदला है। और अब वो शख्स जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के बाद कहा था ये हमारे मैन ऑफ द मैच हैं, तो मैन ऑफ द मैच अमित शाह का स्वागत कीजिए और साथ में सेशन को मॉडरेट करने के लिए राहुल कंवल। कुछ लोग कहते हैं कि ये चुनावी मास्टरमाइंड है, कुछ कहते हैं चाणक्य है, और कुछ कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए डेस्परेट, साम दाम दंड भेद जो भी हथकंडा हो अपनाने को तैयार है चुनाव जीतने के लिए। असली अमित शाह कौन है और एकला चलो रे की जो इनकी नई स्ट्रेटेजी है, क्या ये वाकई में कामयाब हो पाएगी? इस पर चर्चा होगी आज एजेंडा आज तक में। अमित साहब, स्वागत है आपका। आपको याद होगा कि पहली दफा आप यहीं पर इसी मंच पर इसी कुर्सी पर आए थे, काफी लकी साबित हुआ एजेंडा आज तक। उसके बाद आपकी पार्टी का मिशन 272 जो था वो कामयाब भी हुआ। तो एक बार फिर से स्वागत है और अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा आज आप तमाम सवालों के जवाब देंगे जो कि लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं। स्वागत है आपका अमित शाह साहब। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जो एकला चलो रे की आपकी स्ट्रेटेजी है, आपके हिसाब से आपने क्या टारगेट रखा है? आपका टारगेट है कांग्रेस मुक्त भारत। तो हमेशा अमित शाह कुछ एक टारगेट रखते हैं जहन में, 2018, 2019, 2024, क्या टारगेट है जब तक आपको लगता है कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत? दो हिस्सों में आपका सवाल बटा हुआ है। जहां तक एकला चलो रे की बात है, भारतीय जनता पार्टी का ना नारा है ना भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सबको साथ लेकर देश की विकास की यात्रा में जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है। आज तक का हो सकता है एकला चलो रे, मगर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, एक बात। और जहां तक कांग्रेस मुक्त भारत का सवाल है, करीब करीब 2014 के आम चुनाव में वो काम हिंदुस्तान की जनता ने समाप्त कर दिया है। देश के जो मतलब प्रशासनिक यूनिट्स हैं उसमें से 15 यूनिट ऐसे हैं जहां से कांग्रेस का आज प्रतिनिधित्व नहीं है। पार्लियामेंट में कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल या तो विपक्ष के नेता का जो सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए संवैधानिक पूर्तता भी नहीं हो रही है। और धीरे धीरे जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ता है और चुनाव की मतगणना के बाद वो प्रतिपादित भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत दूर नहीं है हम कांग्रेस मुक्त साल रखा है आपने? नहीं, कोई साल नहीं होता है। ये तो चुनाव की जो डेट्स है वो वैसे ही तय है। मगर मुझे लगता है कि 2019 तक जिस तरह से अभी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है और जिस रास्ते पे सरकार ने चलना शुरू किया है, मुझे लगता है 2019 तक जितने भी चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस को काफी खामियाजा सहन करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को काफी यश मिलेगा। आपके जो सहयोगी हैं अमित शाह साहब, वो शिकायत करते हैं कि जब से ये 282 सीटें मिली हैं, बीजेपी बहुत घमंडी हो गई है। बीजेपी को लगने लगा है कि बस मोदी ही मोदी, शाह ही शाह, हमारी जोड़ी मतलब सबसे आगे। और वो कहते हैं कि अब आपने सहयोगियों को सीरियसली लेना कम कर दिया, जैसे आपने शिवसेना के साथ किया। बड़ा बुरा किया आपने, 25 साल से आपका साथ रहा, ऐसे आपने डाइवोर्स कर दिया शादी से चुनाव से पहले। नहीं, देखिए, जहां तक अब बहुत गंभीर बात को बहुत मतलब हंसने के तरीके से रख रहे हैं, मगर मैं उसका सीरियस उत्तर देना चाहता हूं। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन निर्भर करता है दोनों पक्ष एक दूसरे की ताकत को समझे, एक दूसरे की जनता में जो स्वीकृति है इसको समझे और इसके हिसाब से ये समझ के आधार पर गठबंधन टिक सकता है। जहां तक शिवसेना का सवाल है, हमने कभी गठबंधन शिवसेना के साथ नहीं तोड़ा। हमने हमारी ओर से एक ऑफर भी दे दिया था जो अंतिम ऑफर था, मगर दुर्भाग्य की बात है कि उस पर काम नहीं बना और चुनाव के बाद भी
ना हमने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शिवसेना से समर्थन वापस लिया, ना यहाँ से शिवसेना के प्रतिनिधि को दूर करने का कोई प्रयास किया। एक्सपांशन के वक्त भी शिवसेना को हमने निमंत्रण दिया था और बाद में भी शिवसेना ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ज्वाइन की है। अब सब अच्छा हो रहा है। एक बार जब से आपका शिवसेना से रिश्ता टूटा तब से पंजाब में अकाली बड़े परेशान हैं। अब टूटा नहीं है, अब साझा सरकार चल रही है। हो गया फिर सेटिंग। अब साझा सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। अच्छा, तब से अकाली बड़े परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि जो आपने उद्धव ठाकरे के साथ किया, अगले चुनाव से पहले अब आप बादल के साथ भी वैसे ही करें। देखिए, मैं मानता हूं कि मेरा ठीक संवाद है बादल साहब से, कोई परेशानी उनके मन में नहीं है। मीडिया सिर्फ परेशानी खड़ी करने का प्रयास बंद कर दे, बाकी सब ठीक है। पर आप ये ऐसे कोशिश करेंगे कि आप ये जो इक्वेशन है उसको ऑल्टर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आप पंजाब में भी जूनियर पार्टनर हैं। वो स्वाभाविक रूप से होता है, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी गठबंधन होता है उस वक्त की दोनों पार्टियों की ताकत के आधार पर होता है। जब दोनों पार्टियों की स्वीकृति जनता में बदलती है तो स्वाभाविक रूप से हिस्सेदारी भी चेंज होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है और परंपरा चल रही है। तो शिवसेना ने ये माना नहीं, आपको लगता है बादल मानेंगे? क्या करेंगे वो तो हम बादल साहब के साथ ही चर्चा करेंगे, राहुल कंवल से नहीं करेंगे। मगर हम बड़ी नम्रता से गठबंधन को टिकाने का प्रयास भी करेंगे और टिकाएंगे भी। आपका एक बहुचर्चित मिशन इस वक्त चल रहा है, मिशन 44 कश्मीर में, मिशन कश्मीर अमित शाह का। जीत रहे हैं, ये मिशन पूरा हो रहा है? देखिए, मिशन अमित शाह का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का है और मैं आशान्वित हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। आपको अभी भी लग रहा है? अभी भी क्या, शुरू से लग रहा है और काउंटिंग के बाद भी लगेगा। नहीं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जम्मू कश्मीर से वो ऐसी दर्शा रही हैं कि जब से ये बात चली कश्मीर में कि अमित शाह ने हिंदू चीफ मिनिस्टर बैठाने का ऐलान किया है, तब से जो मुस्लिम वोटर है वो आपके खिलाफ पोलराइज हो गया। पहले उनका मानना है कि आपका कैलकुलेशन था कि लोग आके वोट देंगे नहीं, लेकिन जब से ये चिंता हुई कि बीजेपी की सरकार बन सकती है तब से वोटिंग का परसेंटेज है बहुत बढ़ गया और इससे आपको हो सकता है नुकसान हो। ये कश्मीर के पंडित कह रहे हैं। देखिए, चुनावी पंडित, मीडिया और विशेषकर इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक कितना भी ट्राई करे वोटरों को हिंदू मुस्लिम में बांटने का, वोटर हिंदू मुस्लिम की फिलॉसफी से बहुत आगे निकल चुका है। वोटर विकास चाहता है, वोटर अच्छा नेतृत्व चाहता है, वोटर पारदर्शी सरकार चाहता है और वोटर जवाबदेह सरकार चाहता है और वोटर उस दिशा में आगे बढ़ गया है। अभी 2-5 साल आप करते रहिए हिंदू मुस्लिम, बार बार आपका प्रयास विफल होने के बाद आप भी विकास के एजेंडा पे लौट आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आर्टिकल 370 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेपी की आइडियोलॉजी का शुरू से ही हिस्सा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव में हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 का कोई जिक्र ही नहीं। क्या ये बीजेपी के एजेंडे से गिर गया है? भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र लोगों के सामने रखा है वो कायम है और वो घोषणा पत्र अपनी प्रायोरिटी के साथ रहेगा। नहीं, वो तो आप लोकसभा के घोषणा पत्र की बात करें, मैं बोल रहा हूँ यहाँ का तो घोषणा पत्र आया ही नहीं जम्मू कश्मीर का। नहीं, हमने एक विकास का डॉक्यूमेंट रखा है और चुनाव जम्मू कश्मीर में किस मुद्दे पर होना चाहिए वो मुद्दे भी रखे हैं। इतने सालों के बाद भी घाटी के अंदर 24 घंटा बिजली नहीं है, वो हमारा चुनावी मुद्दा है। शुद्ध पीने का पानी नहीं है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं की है और एक इमोशनल मुद्दों के आधार पर घाटी के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। अब घाटी के लोग इससे बाहर आ रहे हैं। तो मैं घाटी में काफी जगह पे जाकर आया हूं, मैंने मेरी आंखों से परिवर्तन देखा है और मैं आशान्वित हूं कि हम सफल होंगे। कल तो आप शोपियां में थे, मतलब 5 साल पहले कोई कहे कि बीजेपी का अध्यक्ष शोपियां में रैली करेगा, कुछ 1000 लोग जुटेंगे, कोई मानने को भी तैयार ना होता, लेकिन आप थे वहां पे, लोग भी थे, आपको सुन रहे थे। तो आज आप एजेंडा आज तक में ये कह रहे हैं अमित भाई कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 का कहीं पे भी जिक्र नहीं होगा, आप केवल विकास की सरकार चलाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि जिस मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है वो मुद्दों को विजन डॉक्यूमेंट के नाम से हमने कश्मीर की जनता के सामने रखा। तो कुछ लोग कहेंगे तो मौका परस्ती है, चुनाव जीतने के लिए आप ये कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी कोर आइडियोलॉजी से भटक रहे हैं। आप तो आइडियोलॉजी को बहुत मानते हैं। मैं मानता हूं राहुल जी की ये ऑडियंस जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता का मूड जानने के लिए, मन बनाने के लिए अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता को ही तय करने दीजिए हमारे विकास के एजेंडे पे जाना है या और कोई एजेंडे पे जाना है। अच्छा, ये बताएं कि 6 महीने हो गए मोदी सरकार को, आपके हिसाब से आप अपने पीएम को कितने नंबर देंगे अब तक? मैं मानता हूं कि
30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और काफी समय के बाद एक सच्ची दिशा में चलने वाली सरकार आई है। और हमें जो अगली सरकार ने चीजें सौंपी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए हम काफी प्रयास किए हैं और हमारे जो चुनावी मुद्दे थे उन सभी मुद्दों को हम एक एक कर एड्रेस कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही और आगे भी बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सबसे बड़ी बात कि एक दुनिया में भारत की जगह कहां है, एक सवालिया निशान लग गया था 10 साल में। अब भारत की जगह कहां है ये पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया है और पूरी दुनिया भारत में बहुत संभावनाएं देख रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कितने मार्क्स देंगे आप पीएम को 100 में से? देखिए राहुल जी, मार्क्स नहीं होते, मैं कोई टाइटल बनवाना नहीं चाहता आपके टीवी का, मगर मैं इतना निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में सरकार जा रही है। एक सवाल जो जनता पूछ रही है ना अमित शाह साहब, वो ये कि चुनाव से पहले ये वादा हुआ था कि चुनाव के बाद कालाधन वापस आएगा और सबको 3 लाख रुपए कम से कम, कुछ लोगों ने 15 लाख रुपए कहा, कुछ लोगों ने कहा कि 3 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आएंगे। बाकी लोग सुबह उठ के बैंक अकाउंट देखते हैं, वो 3 लाख रुपए तो पहुंचे नहीं अब तक। नहीं, बैंक अकाउंट में आएंगे ये एक बात करने का तरीका होता है। कोई भी आदमी समझ सकता है कि कालाधन जो वापस आएगा वो किसी के बैंक अकाउंट में जा नहीं सकता। देश के विकास के लिए उपयोग होगा, देश की डेवलपमेंट के लिए उपयोग होगा, वो सब समझते हैं। आपकी जो बात है वो मैं भी समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं, मगर मुझे लगता है कि ये जटिल समस्या को सुलझाने में सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है। 3 साल से जो एसआईटी नहीं बनी थी वो एसआईटी को तुरंत ही बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फोरम में काले धन को मुद्दा बनाया गया है। कुछ कानूनी अड़चने इंटरनेशनल जो हमारे एग्रीमेंट्स है उसमें है, उसको भी उठाया गया है, उस पर सहमति बनाने का प्रयास भी किया गया है। मुझे लगता है कि हम सफल होंगे। आपको लगता है कि कालाधन वापस निश्चित? 3 लाख रुपए का पता नहीं। देखिए राहुल जी, एक इतने बड़े प्रयास को आप अगर एक जुमले के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं। पर ये सपना तो आप ही ने दिखाया। नहीं, कालाधन वापिस आएगा उसमें सपना नहीं है, ये हकीकत है। आएगा, निश्चित आएगा और हमारे बहुत कॉन्क्रीट प्रयास उस दिशा में है और सफल भी हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताएं, ये क्यों हो रहा है कि बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी, जब कैंपेन कर रही थी, तब आपने तमाम तरह के वायदे किए, तमाम तरह की बातें की, तमाम तरह के पोजीशंस लिए। अब जब सरकार में आए, जैसे कि हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट है, जैसे नेताजी की फाइलें हैं, मतलब तमाम ऐसे में आपको इश्यूज गिना सकता हूं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा माकन साहब ने 25 यू टर्न्स की एक फेहरिस्त जमाई कि जब से आई जो चीजें कांग्रेस कहा करती थी जब वो सरकार में थी, हूबहू वैसी ही चीजें अब बीजेपी कह रही है जब सरकार में आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, काफी फर्क आया है। कांग्रेस जब सरकार में थी तब पाकिस्तान जब अलगाववादियों से बात करता था तो कभी वार्ता रोकी नहीं गई थी, भारत ने रोक दी है। जब सरहद पर गोलीबारी होती थी कभी जवाब नहीं दिया गया था, जवाब दिया गया है। अर्थतंत्र में जो स्थगितता थी और पॉलिसी पैरालिसिस था उसकी दिशा में कोई काम नहीं किया गया था, अब किया गया है, सफलता भी मिली है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो करती थी वही हम करते हैं, वरना ऐसे नतीजे न मिलते। और अर्थतंत्र भी धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, सब जानते हैं इसको। ठीक है, एक 2-4 घटनाओं को लेकर कुछ अच्छे तरीके से बुक बनाकर रख देना एक अलग बात है, मगर माकन साहब को मेरी शुभकामनाएं है। जनता उनको भी सुन रही है, हमें भी देख रही है, किसको स्वीकार करती है देखेंगे। अच्छा, एक तो आपका मिशन कश्मीर है जिस पे बहुत फोकस हुआ, एक आपका मिशन बंगाल है जिस पर काफी चर्चा चल रही है। आपको लग रहा है कि बीजेपी एक ऐसे राज्य में जहां पर बीजेपी का कोई खास वजूद नहीं है, वहां पर अगले विधानसभा चुनाव से पहले आप ममता बनर्जी की सरकार को हरा पाएंगे? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बहुत अच्छा करेगी और हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने के मूड से ही लड़ेगी और हम सफल भी होंगे। उसमें ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि अब
आपने सरकार के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनके खिलाफ शुरू कर दिए, वो सीबीआई हो। अभी हाल ही में एक वाकया हुआ जिसमें आपने कहा कि शारदा फंड का जो पैसा है वो बर्धमान ब्लास्ट में यूज हुआ। पीएमओ के एमओएस ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि नहीं नहीं, वो जो अमित शाह कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? पीएमओ के एमओएस ने ऐसा नहीं कहा। अब बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। जहां तक वर्धमान ब्लास्ट और शारदा चिट फंड दोनों की जांच 4 या 5 एजेंसी मिलकर कर रही हैं। आर्थिक व्यवहार की जांच सीबीआई नहीं कर रही है। पीएमओ के मिनिस्टर ने कहा था कि हमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है। चूंकि कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है, हमारे पास कोई तथ्य आज मेरे पास उपलब्ध नहीं, मतलब उनके पास उपलब्ध नहीं है और जांच चालू है। नहीं तो आपको कैसे पता चला कि बर्धमान में जो ब्लास्ट हुआ उसका पैसा शारदा से आया? देखिए, मैं जनता का नेता हूं, मेरी पार्टी का नेता हूं। पब्लिक परसेप्शन में जो बातें चलती है उसको मैंने अपने तरीके से जांच कर एक आरोप रखा है। इसमें से बाहर आना ममता जी का काम है। तो पब्लिक परसेप्शन क्या था? मतलब कोई प्रूफ नहीं आपके पास? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, पब्लिक परसेप्शन में जो बातें हैं उसको एक आरोप बनाकर मैंने ममता जी के खिलाफ रखा है। ममता जी के खिलाफ नहीं, उनकी पार्टी के खिलाफ। उसमें से बाहर निकलना उनका काम है। ये पॉलिटिकल आरोप और नहीं, पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है। बर्धमान ब्लास्ट जिसके घर में हुआ वो टीएमसी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये पॉलिटिकल आरोप नहीं है। और शारदा चिट फंड में टीएमसी के काफी कार्यकर्ता, मेंबर पार्लियामेंट तक के लोग अरेस्ट हुए हैं। मेरा एक ही कहना है, ममता जी अगर मानती है कि ये सीबीआई का मिसयूज है तो वो कह दे कि जो पकड़े हुए लोग हैं वो निर्दोष हैं। इतना जरा कह दे बस। नहीं, पर ये वो कह दे कि ये निर्दोष है, इतना कह दे। पर सवाल ये बन रहा है ना कि अगर निर्दोष नहीं है, सीबीआई का मतलब क्या इस बंगाल के चुनाव में आपका अलायंस पार्टनर सीबीआई होगा? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, जब भी हम पावर में, बहुत कम समय के लिए आए हैं, मगर कभी भी सीबीआई का मिसयूज करने का कोई एग्जाम्पल कोई सेट नहीं कर सकता। सीबीआई की मिसयूज की परंपरा कांग्रेस की रही है और इंदिरा जी के जमाने से रही है और अंत तक मनमोहन सिंह जी के समय तक चली, सोनिया जी के समय तक चली। भारतीय जनता पार्टी पर कभी ऐसे आरोप नहीं लगे। मगर जो जांच हुई है उसको पॉलिटिकली आरोप प्रत्यारोप में उलझा देना ठीक नहीं है। मेरा इतना ही कहना है, अगर जांच सीबीआई पॉलिटिकल कर रही है तो ममता जी एक बार कह दे कि ये लोग निर्दोष हैं। सर, जहां मोदी साहब का फोकस रहा है गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट पर, वहीं पर कई सारे हमने ऐसे देखे जो एक्सट्रीमिस्ट तत्व हैं, वो उनको खुली छूट मिल गई है। वो कुछ भी कह देते हैं। कल आपके एक सांसद ने कह दिया कि नाथूराम गोडसे नेशनलिस्ट हैं, पेट्रियट हैं। कोई लव जिहाद की बात करता है, कोई कन्वर्जन की बात करता है। और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि ये जो तत्व हैं इन्हें खुली छूट कौन दे रहा है और क्यों? देखिए, ये देश में सबके लिए अपनी अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। मैं भारतीय जनता पार्टी नाते इस तरह की बातों का समर्थन नहीं करता। ये बातें पहले भी होती थी, मगर क्योंकि पहले हमारी सरकार नहीं थी, आप लोग उठाते नहीं थे। अब हमारी सरकार है, आप लोग उठाते हैं, तो ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है। मगर मैं इस तरह की बातों का समर्थन नहीं करता। तो एक एक करके लेते हैं। लव जिहाद पे आपका क्या स्टैंड? लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी का शब्द ही नहीं है, मीडिया का शब्द है। ये प्योरली लॉ एंड ऑर्डर का और महिला के शोषण का मामला है। अगर ये होता है तो उसका विरोध करना चाहिए। आप मानते हैं कि होता है कि नहीं? देखिए, मैंने क्या कहा, वो होता है। ये कोई जनरल बात नहीं हो सकती, क्राइम जनरल बात नहीं हो सकती। वो केस टू केस होता है जी। और अगर कहीं पर होता है तो उसका विरोध करना चाहिए। मतलब कोई साजिश नहीं है कि सऊदी अरेबिया के मस्जिदों से पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने शब्द प्रयोग नहीं किया है, ना भारतीय जनता पार्टी का शब्द प्रयोग है। ये मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी पर इस शब्द को थोपने का प्रयास किया है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन का पूरा मामला चल रहा है कि अगर मुसलमान को कन्वर्ट करोगे इतना, क्रिश्चियन को कन्वर्ट करोगे तो इतना। कल वेंकैया नायडू जी ने संसद के अंदर एक बयान दिया है कि सभी पार्टियों ने इकट्ठा होकर कन्वर्जन के खिलाफ कानून लाना चाहिए देश में। और मैं अपील करता हूं सभी पार्टी जरा आगे आए और कन्वर्जन के खिलाफ कानून संसद में लाए। कोई नहीं आएगा जी, कोई नहीं आएगा। और अब आप और पार्टियों को जरा पूछेगा कि आप कानून बनाने के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे? कन्वर्जन रोकना चाहते हैं ना,
तो देश में कानून से रोकेगा, मीडिया से रुकेगा? नहीं, पर कानून क्यों होना चाहिए? एक मिनट राहुल जी, अगर एक मिनट राहुल, नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। देश में कन्वर्जन कानून से रुकेगा या मीडिया से रुकेगा? किससे देश चलाना चाहते हैं? नहीं, पर अगर कोई नहीं, कानून से चलना चाहिए या मीडिया से चलना चाहिए? मेरी बात नहीं, आप जरा कह दीजिए ना, किससे चलना चाहिए? चलना तो कानून से ही, कानून से। तो सभी पार्टियों को वेंकैया नायडू जी ने अपील की है कि कन्वर्जन के खिलाफ कठोर कानून लेकर संसद में आना चाहिए। नहीं, पर मेरा दूसरा सवाल है। और क्यों नहीं आता कोई? नहीं, अगर नहीं, ये सवाल आप और पार्टियों को पूछेंगे, सारे नहीं पूछेंगे जी, इसी मंच नहीं पूछेंगे। गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सबसे पूछेंगे। मगर मैं गारंटी देता हूँ नहीं पूछेंगे। आपके एंकर बदल जाएंगे, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी आ जाएंगे और वो निश्चित नहीं पूछेंगे। नहीं, जो सेशंस मैं मॉडरेट कर रहा हूँ उसमें कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, बाकी पार्टियों के आ रहे हैं, हम जरूर पूछेंगे। प्रसून जी कहाँ हैं आप? ये यहीं बैठे हैं। नहीं, पर मेरा दूसरा सवाल है। मेरा सवाल ये है कि कन्वर्जन पर पाबंदी क्यों होनी चाहिए? अगर कोई स्वेच्छा से कन्वर्ट तो क्यों विरोध कर रहे हो? तो क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर कोई, उनको उन्होंने कहा कि जबरदस्ती करके करा दिया। अरे भाई, जबरदस्ती तो पता ही नहीं था। जबरदस्ती मीडिया, हम आपको कपड़ा दे देंगे, शॉल दे देंगे, जबरदस्ती मीडिया की बाइट से नहीं होती, जबरदस्ती कोर्ट में प्रूव होगी। और मैं मानता हूं कि जो मैं कानून भी वही कह रहा हूं ना कि जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कानून बनाइए। ये सही है। जोर जबरदस्ती, मतलब लोभ, लालच, फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून बनाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई पार्टी सरफेस पर नहीं आएगी इस कानून के समर्थन में। सो कॉल्ड सेक्युलर सारी पार्टियां वोट बैंक की लालच में आगे नहीं आएगी। पर आप ये मानेंगे कि जो आगरा में हुआ उसमें जोर जबरदस्ती की गई? जी, वो कानून अपना काम करेगा। अब एफआईआर लॉन्च हुई है, कोर्ट में जाएगी। हम मीडिया ट्रायल थोड़ी ना कर सकते। अगर फोर्सफुली हुआ है तो ठीक नहीं हुआ है, और फोर्सफुली हुआ नहीं हुआ वो तय करने का काम कोर्ट का है। मगर हमारा काम है पॉलिटिकल पार्टियों का कि फोर्सफुल कन्वर्जन के खिलाफ अच्छा कानून लाना चाहिए। साक्षी महाराज कहते हैं कि नथुराम गोडसे एक पेट्रियट था, एक नेशनलिस्ट था। अमित शाह के जहन में नथुराम गोडसे कौन था? मैं साक्षी महाराज के निवेदन पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। साक्षी महाराज ने भी कल वो क्या कहना चाहते हैं फिर से एक बार मीडिया के सामने रखा। आपके हिसाब से नथुराम गोडसे कौन? देखिए, मेरे हिसाब से नथुराम गोडसे क्या था वो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। साक्षी महाराज एक बात कह के कल उन्होंने मीडिया के सामने अपना एक वो क्या कहना चाहते थे वो स्पष्ट भी कर दिया है। नहीं, तो ये ऐसे बयान देते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं धारणा ये बन रही है। अरे भैया, वो साक्षी महाराज को पूछो ना। एक ही नहीं है ना, आप योगी आदित्यनाथ हैं, अभी वो साध्वी जी, साध्वी ज्योति, क्या उन्होंने कहा? मतलब वो तो मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता। तो इन तत्वों को खुली छूट क्यों मिल रही? कहीं ना कहीं जो सवाल बनता है लोगों के जहन में वो ये कि क्या ऊपर से एक आशीर्वाद तो नहीं, लेकिन कम से कम ये छूट है कि चलो कहो, एक तरफ से आप पहले कहते हो फिर वापस ले लेते हो। कहा ही क्यों? अगर वापस ही लेना तो कहा ही क्यों? इनको छूट क्यों मिल रही? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कई प्रकार की ऐसी बातें पहले भी होती रही, क्योंकि अब हम पार्टी इन पावर है इसलिए थोड़ा ज्यादा चर्चा होती है। मगर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इस प्रकार के बयान से अपने आप को अलग रखना चाहिए और संयम बरतना चाहिए। अच्छा, हम दिल्ली के चुनाव की तरफ आते हैं। यहाँ पर बहुत एक कॉन्टेस्ट होगा। पिछली दफा तो अरविंद केजरीवाल ने काफी परेशान किया था बीजेपी को। इस बार भी चिंता है आपको कि आपके सारे जो समीकरण हैं, कैलकुलेशन से बिगाड़ सकते हैं केजरीवाल? देखिए, मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैं कभी चिंता से चुनाव नहीं लड़ता। चुनाव प्लानिंग से लड़ा जाता है, चुनाव स्ट्रेटेजी से लड़ा जाता है और चुनाव संगठन के आधार पर लड़ा जाता है। और हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्षों से चुनाव हारने के आदी है, मगर हारते थे तब भी आत्मविश्वास के साथ लड़ते थे, और अब जीतते हैं तो चिंता से लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चिंता हमेशा सामने वाले को होती है। नहीं, तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, कुछ लोग कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस, ये आता कहां से? जैसे महाराष्ट्र में आपने इतना बड़ा फैसला लिया कि शिवसेना से डाइवोर्स हो जाए, मतलब नहीं आना तो ना हुआ, मेरा ये फॉर्मूला है, आपको नहीं आना। अगर ये उल्टा पड़ता ना तो आप भी जानते हैं आपकी पार्टी में कितने लोग हैं, तलवार लेके खड़े हो जाते हैं आपके साथ। मैं बता दूं कॉन्फिडेंस कहां से आता है। हम लुटियंस के मूड के आधार पर निर्णय नहीं करते, देश की जनता के मूड के आधार पर निर्णय करते हैं। मीडिया के मूड के आधार पर निर्णय नहीं करते, देश की जनता के मूड के आधार पर निर्णय करते, वहीं से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। नहीं, ये तो उल्टा भी तो पड़ सकता था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, महाराष्ट्र में राहुल जी सीटें थी जहां पे आपके चुनाव में कभी उम्मीदवार खड़े नहीं हुए। राहुल जी, मैं आपको बताऊं उल्टा कहां पड़ा। मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं बनाएगी, मीडिया का एक परसेप्शन था, उल्टा पड़ गया। हमारा नहीं था, मीडिया का जनरल
बनाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उल्टा पड़ गया। बनेंगे तो पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, उल्टा पड़ गया। पूर्ण बहुमत आएगा तो सरकार कैसे चलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देश में दंगे हो जाएंगे, मुसलमानों को ये हो जाएगा, अल्पसंख्यकों को ये हो जाएगा, वो भी उल्टा पड़ा। अब तक तो सारे परसेप्शन मीडिया ने जो क्रिएट किए हैं वो उल्टे पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली में भी वो उल्टा पड़े। नहीं तो आपका दिल्ली में फिलहाल क्या अनुमान है? दिल्ली में हम अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और विशेषकर जो केंद्र में सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो बनी है वो अच्छा काम कर रही है। और जहां जहां चुनाव हुआ वहां पर भारी मात्रा में जन समर्थन इस सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर हमें मिला है, दिल्ली में भी मिलेगा। तो केजरीवाल पूछ रहे हैं और जनता भी पूछ रही कि केजरीवाल के खिलाफ कौन? वो बार बार जगदीश मुखी का नाम ले रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के हमारे उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे तो कौन होगा उस पर कोई फैसला नहीं किया। पर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सब ऑप्शन ओपन है। ये क्यों आपने नई स्ट्रेटेजी स्टार्ट की? महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी आप अनाउंस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये धारणा बन रही है नई बीजेपी को लेकर कि अगर आपको सीएम बनना है या आपको कोई मंत्री पद चाहिए तो रास्ता कहीं ना कहीं आरएसएस की शाखा से होकर निकलता है। मनोहर लाल खट्टर हो, देवेंद्र फडणवीस हो, मतलब जो भी अभी प्रमोट होगा अमित शाह मोदी के राज में, अगर वो संघ से आता हो तो हो सकता है, वरना तो कोई चांस नहीं। भाई ये आज से नहीं, अटल जी कौन थे, अडवाणी जी कौन थे? नहीं, पर उस टाइम पे भी अरे सुनिए तो भाई, अटल जी कौन थे? आरएसएस के प्रचारक थे। अडवाणी जी कौन थे? आरएसएस के कार्य। मुरली मनोहर जी कौन थे? ये आज से नहीं चल रहा जी, आज आपको दिखाई पड़ रहा है। नहीं, पर अब ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले कई सारे थे, मैं आपको ऐसा नहीं है। जसवंत सिंह, अरुण शौरी, नॉन आरएसएस, मतलब राइट विंग। आज भी है, आज भी है, कम है, आज भी है। तो जिसको बनाते हो आरएसएस से आता है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। इसलिए वहां पे मेरिट शाखाओं में भर्ती भी ज्यादा हो गई है पहले। मेरिट के आधार पर होता है और संघ की शाखाओं में अगर भर्ती बढ़ी है तो उससे देश का कोई इससे देश का भलाई होगा, बुरा कोई कुछ नहीं होगा। नहीं, पर लोग कहते हैं कि आप संघ पर पूरी तरीके से रिलाय कर रहे हैं। संघ, आपने पार्टी को टेक ओवर कर लिया कि संघ ही तय कर रहा है कि क्या रूपरेखा होनी चाहिए, कैसे पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के सभी राजनीतिक फैसले भारतीय जनता पार्टी स्वयं करती है, उसमें आरएसएस की कोई दखल कभी भी नहीं होती। पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान पे अब हम इस तरीके से एक मुकाम पर पहुंच गए कि समझ ही में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ेंगे। पार्टी क्या कह रही है सरकार? थोड़ा समय राह देखिए, समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा, कुछ रास्ता बताइए। देखिए, हिंदुस्तान के हितों को ताक पर रखकर इमेज के लिए विदेश नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नहीं बनती है। हिंदुस्तान के हितों के पक्ष में होती है, देश की सुरक्षा के पक्ष में होती है और देश के हित में जो होती है वो विदेश नीति होती है। मीडिया परसेप्शन के लिए या इमेज बनाने के लिए नहीं होती है। नहीं, क्योंकि सुषमा स्वराज का बयान आया था कि अगर हमारा एक मारा जाएगा तो हम 10 मारेंगे। अभी उरी में हमला हो गया, कांग्रेस पूछ रही है, बाकी लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर रही है बीजेपी? कुछ किया नहीं, आपने कहा तो इतना कुछ था। चलिए, ये सब बातें कोई मीडिया के शो के अंदर डिस्कस करने की नहीं होती है। काफी चीजें ऐसी होती है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखकर पब्लिक की भी नहीं जाती है। मगर आप पाकिस्तान के अखबार ध्यान से देख लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, जो आप बोलना नहीं चाह रहे। मैंने कहा पाकिस्तान के अखबार ध्यान से देख लीजिए। चलिए, हम कुछ सवाल भी लेते हैं। तमाम लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। किससे हम शुरू करें? अंजना पूछना चाहती है, पूछिए। सर, आपने शुरू में ही कहा था कि मीडिया देश को हिंदू और मुसलमान में बांट रहा है, तो फिर साध्वी निरंजन ज्योति। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा बांट रहा है, इश्यू को मीडिया इश्यू बना रहा है। ठीक है, तो फिर साध्वी निरंजन ज्योति, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज क्या कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के एमपी और नेताओं ने नहीं देने चाहिए, संयम बरतना चाहिए। इतना कह देना काफी है? तो और क्या करें? आप अध्यक्ष हैं। हाँ, तो अध्यक्ष है तो मैंने कह दिया। इनको मैं आपके सामने डांटूंगा क्या? डांटते हैं कि नहीं? मेरे सामने मत डांटे, पर डांटते हैं क्या? मैंने अभी भी कहा, आप सबके सामने कहा, बोलने की भाषा होती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसे बयानों से दूर रहना चाहिए, संयम बरतना। क्या ये रुक जाएगा अब? देखिए, मुझे तो लगता है रुक जाएगा। पर फिर भी साध्वी ज्योति जाके त्रिलोकपुरी में प्रचार करें, मतलब डिमोशन होना चाहिए। प्रचार क्यों ना करें?
इतना आपने भड़काऊ बयान दिया, फिर आप दंगा वही प्रभावित ठीक है, इलाके में उन्होंने जा रहे हैं। माफी मांग ली। अब एक व्यक्ति के मुंह से एक बयान निकल गया तो वो राजनीति छोड़ देगा? और कितने की छुड़ाई है राहुल जी आपने? क्यों साधु के पीछे पड़े? एक एक करके माइक आ जाए आपके पास। मेरा नाम आकाश जिंदल है, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ। आपने भी कहा आपकी सरकार जवाबदेह सरकार है। एक जवाब मैं जानना चाहता हूँ। आपने कहा था महंगाई कम होगी, ऊपर वाले ने, भगवान ने हम सबकी और आपकी बात सुनी। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जो हमारी महंगाई का कारण है, $115 से $60 प्रति बैरल आ गया। लेकिन सर, आप लोगों ने 2 बार एक्साइज बढ़ा दी। अब क्रूड ऑयल कम होने की वजह से जो फायदा मिलना चाहिए था आम जनता को, आपकी पार्टी की बहुत इज्जत करता हूं, आपकी, मोदी साहब की, वो जनता को फायदा तो मिलने देते। अब कहा जा रहा है डेफिसिट जो है एक्साइज बढ़ा के पूरा करना है, तो क्या जो ऊपर वाले का तोहफा जनता को मिला है उसमें भी आप एक्साइज बढ़ा के जो है डेफिसिट का नाम लेंगे? सर देखिए, महंगाई सिर्फ पेट्रोल और डीजल के साथ जुड़ी हुई नहीं। सर, वो बेस है डीजल। अब मुझे जवाब देने दीजिए, आप बैठ जाइए आप थोड़ा। महंगाई कोई पेट्रोल और डीजल अकेले पे महंगाई की समस्या नहीं है। जनता को काफी चीजों की जरूरत होती है। और आपने अगर आंकड़े देखे होंगे तो महंगाई की दर खाने पीने की चीजों में और सब में शायद 5 साल में सबसे नीचे अभी है। एक बात। दूसरी बात, बाकी सब चीजों पे महंगाई कम करने में नियंत्रित करने में जो सरकार ने कदम उठाने हैं, उस कदम के लिए पैसा चाहिए। एक स्टेबलाइजेशन फंड बनाना है, कुछ चीजों का इंपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट बढ़ाकर पीडीएस सिस्टम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए पैसा चाहिए। किस चीज पे क्या करना, वो नीति सरकार पे छोड़नी चाहिए। मैं मानता हूं कि कुल मिलाकर 5 साल में सबसे कम महंगाई का दर अगर कभी है तो वो आज है, और वो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की उपलब्धि है। राजदीप। अमित शाह जी, जो राहुल ने एक सवाल पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। क्या वजह है कि आपकी एक छवि बन गई है कि अमित शाह जो है मास्टरमाइंड है, लेकिन साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे चुनाव जीतने के लिए, और एक छवि बन गई है कि दिल्ली के पहले त्रिलोकपुरी होता है, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले मुजफ्फरनगर होता है। क्या वजह है कि इस तरह की आपकी, क्या मीडिया को आप दोष देते हैं या किसको दोष देते हैं कि आपकी एक छवि बन गई है एक तरह से साम दाम दंड भेद के नेता अमित शाह है? देखिए, मेरी छवि क्यों बनी है इसके एनालिसिस में मैं कभी नहीं पढ़ता। मैं शुद्ध रूप से चुनाव आयोग के जो 4 कॉर्नर्स बनाए हुए हैं इसके तहत चुनाव लड़ता हूं और लड़ने का ट्राई भी करता हूं। कभी कभार नो वोट मेरे से डाल दी जाती हो तो स्वीकार भी कर लेता हूं और माफी भी मांग लेता हूं। मगर जहां तक आपने कहा कि मुजफ्फरनगर या त्रिलोकपुरी, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विजय के पहले भी, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विजय हो रहा है इसके साथ जोड़ दिया जाता है, पहले भी देश में दंगे होते थे, राजस्थान में भी हुए थे, कई जगह पे हुए थे, और उस वक्त कांग्रेस पार्टी की विजय हुई। तो आपने कभी दंगों को कांग्रेस पार्टी की विजय के साथ नहीं जोड़ा। आप थोड़ा नजरिया बदल दीजिए, अपने आप सब ठीक नजर आने लगेगा। इनको माइक दीजिए। अमित शाह साहब, आपने जम्मू और कश्मीर के इलेक्शंस के बारे में जिक्र किया। आपको ये नहीं लगता कि जम्मू और कश्मीर स्टेट को हम लोगों ने एक कॉम्पोजिट स्टेट बना के ये पूरा इशू जो है वो एड्रेस नहीं हो पा रहा? जहां श्रीनगर की प्रॉब्लम्स हैं वो लद्दाख से और जम्मू से बहुत भिन्न है, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो श्रीनगर के ही डोमिनेट करते हैं। तो ये छोटी स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखते हुए ये तीनों स्टेट्स के 3 डिफरेंट इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ये इशू, जनता पार्टी का इसमें क्या व्यू है इसके बारे में? नहीं, इसीलिए तो हमने कहा कि किसी राष्ट्रीय दल की वहां सरकार होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय दल इन सब बातों से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर की समग्रता से चिंता करेगा और जम्मू कश्मीर का विकास करेगा। यही हमारा मुद्दा है चुनाव का, कि राष्ट्रीय दल को वहां सरकार बनाने का जम्मू कश्मीर की जनता मौका दे तो पूरे जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। जी सर, बीजेपी के लोग बीजेपी से पूछें तो चीटिंग है, ऐसे तो नहीं है। मेरा नाम सुभाष लखोटिया। मैं शाह साहब से जानना चाहूंगा
कि जरा अंदाज तो बतला दो, कितने रुपए विदेश से हमारे लिए लाओगे? और ये सवाल इसलिए जरूरी है, आप दिल्ली की सड़कों में मैंने देखा है, जो लोग साइकिल चलाता है वो आजकल ऑटो की दुकान के बाहर खड़ा है। जो ऑटो चलाता है या स्कूटर चलाता है वो कार की दुकान के सामने खड़ा है कि शायद मुझे 15 लाख मिलेंगे ना, तो मैं साइकिल के बदले स्कूटर ले लूंगा और स्कूटर के बदले मैं ले लूंगा कार। तो कृपया अंदाज तो बतलाइए और कैसे आएगा। और मेरा एक छोटा सा सुझाव भी मैं देना चाहूंगा। मेरा ये मानना है और मैं गारंटी ले सकता हूं, अगर विदेश से नंबर 2 पैसा ब्लैक मनी लाना है, उस बारे में चर्चा कम, काम ज्यादा करेंगे तो पैसा जल्दी आएगा। मैं भी यही कह रहा हूं। सब ठीक है, हमें काम करने दीजिए। जहां तक साइकिल वाले को स्कूटर दिलाने का और स्कूटर वाले को गाड़ी दिलाने का सवाल है, विदेश का पैसा तो जरूर आएगा, सरकार की तिजोरी में जाएगा, मगर वो अपनी परिश्रम के पैसे से साइकिल से स्कूटर पर, स्कूटर से गाड़ी पर पहुंचेगा। ऐसा माहौल हम निश्चित खड़ा कर देंगे, आप थोड़ी राह देखिए। सर, पर आपने जैसे हल्के में टाल दिया। हल्के में नहीं डाला। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। हल्के में नहीं डाला। मैंने कहा ये प्रचार का मुद्दा नहीं है, इस पर काम करना चाहिए और काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, किस देश के प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल फोरम में ब्लैक मनी का मुद्दा उठाया है? देश के किस प्रधानमंत्री ने अन्य देशों के साथ हुई ट्रीटी को अमेंड करने के लिए दबाव डाला है? देश के किस प्रधानमंत्री ने देश की पहली कैबिनेट के अंदर ब्लैक मनी पर एसआईटी बनाने का साहस किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यूपीए की सरकार आई तब पहली कैबिनेट में पोटा रद्द करने का ठहराव किया था, भारतीय जनता पार्टी ने काले बनाने का ठहराव किया। ये अंतर है। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते जी। चलिए अगला सवाल पूछिए। नमस्कार अमित शाह जी, मेरा नाम अमर सिन्हा है और आपने एक अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान का वोटर अब हिंदू मुस्लिम के मुद्दों से दूर है और इन फर्कों को नहीं कंसिडर करता वोट करते समय। आज हमने श्री राम नायक जी के विचार सुने राम मंदिर को लेकर के। आपका पर्सनल या पार्टी के तरफ से क्या व्यू है इस मुद्दे को लेकर के? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का व्यू राम मंदिर को लेकर बड़ा स्पष्ट है। राम मंदिर का निर्माण 2 ही रास्तों से हो सकता है। एक तो सर्वसम्मति अगर होती है तो इसके आधार पर हो सकता है, या तो कोर्ट के फैसले से हो सकता है। हिमांशु। अमित जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मोहन भागवत या अशोक सिंघल या आपके पार्टी के कुछ सांसदों के बयान आए हैं, उससे कहीं नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का एजेंडा वो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा और हिंदुत्व का एजेंडा उस पर भारी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये बयान कोई नई चीज नहीं है। इस देश में सबको अपने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, सबको है, मगर क्योंकि अब हम पावर में है इसलिए इस बयान को मीडिया ज्यादा तवज्जो देता है। वो ठीक भी है, इस पर बहस होनी चाहिए। सर, नमस्कार अमित जी, मैं प्रोफेसर भरत गुप्त दिल्ली विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त बोल रहा हूं। लगता है कि इस समय दिमाग पर लोगों के हिंदू मुस्लिम संबंधों के बारे में कुछ अतिशयोक्ति हो रही है, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं जो एक बिल्कुल ही दीगर है, स्वच्छता के बारे में। प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा प्रयास किया है, लोगों ने उसका लाभ उठाकर फोटो भी बहुत खिंचवाई हैं और वो चल रहा है और मीडिया फोटो हमेशा दिखाने में आगे रहता है, खासतौर से उन लोगों की जिनकी फोटो बिकती है। अब मैं आता हूं सीधे से मुद्दे पर कि इतने बड़े इस प्रयास को करने के बाद सरकार ने कौन से ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स उठा लिए हैं अभी तक, या उसकी योजना बना दी है? क्योंकि आप दिल्ली में और महानगरों में झाड़ू, हाँ बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, लेकिन 1 मिनट बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो आप दिल्ली की सड़कों पर क्या वही 40 साल नेहरूवियन एरिया की झाड़ू लगवाते रहेंगे या मशीनें आएंगी? और मशीनें आएंगी तो कब आएंगी? क्या सुबह 8 बजे सफाई होगी? क्या रात के 2 बजे मशीनों से नहीं हो सकती जैसा और होता है? तो इसके बारे में सरकार ने अभी तक क्या किया है, कृपया इसके बारे में बताइए। देखिए, स्वच्छता अभियान जो चला है
उसको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, गलत तरीके से प्रचारित किया गया है कि ये प्रचार प्रसिद्धि के लिए चलाया गया है, फोटो खिंचवाने के लिए चलाया गया है। ये लोगों में एक संस्कार पैदा करने का एक विनम्र प्रयास है। लोगों के अंदर स्वच्छता के प्रति जागृति खड़ी करने का एक प्रयास है। जहां तक आपने कहा, उसको लॉजिकल एंड तक कैसे ले जाएंगे? मध्य प्रदेश सरकार की साइट को आप विजिट करिए। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश के गांव, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश के शहर और मध्य प्रदेश के छोटे कस्बे, सब जगह पे स्वच्छता कैसे होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ग्राम पंचायत की क्या होगी, नगर पालिका की क्या होगी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की क्या होगी, चुने हुए प्रतिनिधि की क्या होगी और सरकारी नौकरशाहों की क्या होगी, वो सब का एक खाका बनाकर एक योजना कमेंट्स के लिए लोगों के सामने रखी है। अभी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। सभी मुख्यमंत्रियों ने इस दिशा में अपने अपने स्टेट में एक डिटेल ब्लूप्रिंट बनाना शुरू किया है। मैं मानता हूं कि देश की सभी सरकारें अगर इस दिशा में इसको मोदी जी का पॉलिटिकल एजेंडा न मानते हुए देश की अच्छाई के लिए दिया गया एक सुझाव मानकर सभी पार्टियों की सरकारें पार्टी से ऊपर उठकर इसका ब्लूप्रिंट बनाती है, तो सब प्रदेश में स्वच्छता होगी तो पूरे देश में हो जाएगी। कह रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। सब पार्टियों को राष्ट्रहित के बारे में सोचने की जरूरत है। असम का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब असम में पिछली सरकार लैंड डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश कर रही थी, तो बार बार बीजेपी ने कहा कि देश को बेच रहे हैं, जमीन हम बांग्लादेश को दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए। अब जब हमारे प्रधानमंत्री असम जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो जो यूपीए कर रही थी वो ठीक थी। जब आप ऑपोजिशन में बैठे तब इतना विरोध क्यों कर रहे थे फिर उसका? नहीं, वो बात सच है। प्रधानमंत्री जी ने अभी निवेदन दिया है, उस पर चर्चा भी पार्टी में भी होगी, पार्लियामेंट में भी होगी, उस वक्त ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी बात। नहीं, पर पहले तो आपने उल्टा स्टैंड लिया था। बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारा स्टैंड पहले अलग था। प्रधानमंत्री जी ने अभी एक अलग तरीके से विचार हमारे पार्टी की वर्कर्स की मीटिंग में रखा है, वो एक सोचने के लिए रखा है। इस पर बहस जारी है पार्टी में। चलिए, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, कई सारी हमें हेडलाइंस दी और बादल साहब को भी सोचने के लिए कुछ दिया कि सीट अलाइनमेंट को फिर से हमें निगोशिएट करना होगा। मैंने ऐसा नहीं कहा, राहुल कंवर ने एडवाइस दी है। नहीं, आप ही ने कहा कि जो इस वक्त की शक्ति है उसके दम पे मैंने इन जनरल गठबंधन की फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया है मेरी समझ के हिसाब से। चलिए, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2019 का आपने कांग्रेस मुक्त भारत का भी पहली बार आपने एक टारगेट और डेडलाइन रखी है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस भी मदद कर रही है इसमें आपकी? इस कांग्रेस मुक्त भारत के सपने प्रोजेक्ट में कौन है आपका सबसे बड़ा? हम तो भारतीय जनता पार्टी के दमखम पर, हमारे समर्थकों के और हमारी विचारधारा के दमखम पर आप आगे बढ़ना चाहेंगे। विपक्ष की निर्बलता का अगर हमें फायदा मिलता है तो अपने आप मिलेगा, मगर हमारी रणनीति हमारी ताकत पर, हमारे समर्थकों की स्ट्रेंथ पर और हमारी विचारधारा के सत्यता पर निर्भर है। विपक्ष आपको निर्बल लग रहा है इस वक्त? मुझे लग नहीं रहा। कहीं निर्बलता है और उसका फायदा मिलेगा तो अपने आप मिलेगा, ऐसा मैंने कहा। चलिए, अमित शाह साहब, आप एजेंडा आज तक में आए, इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इससे पहले कि आप मंच से जाएं, छोटी सी भेंट हमारी तरफ से, और इसके लिए मैं ब्राइस ग्रुप के सीएमडी मिस्टर राहुल गौड़ और डायरेक्टर मिसेस नवनीत गौड़ को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी।